हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं राकेश कुमार। डेली न्यूज़ एनालिसिस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। हम आज प्रमुख अखबारों में जो प्रमुख खबरें छपी है, जो आपके हिसाब से, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से जो उचित है, सही है या आपको फ़ायदा पहुंचा सकता है, मैं उन खबरों की चर्चा करूंगा। सबसे पहले मैं जिन खबरों पे ज़्यादा इंटरेस्ट रखता हूं या रखता था, जिसको श्वेत स्वर्ण घोटाला नाम से मैंने जग जाहिर किया था, आज उसमें सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। बालू माफियाओं से साठगांठ के लिए जिम्मेवार 2 एसपी स्तर के अधिकारी, 4 डीएसपी, 3 सीओ और 16 अफसरों को बिहार सरकार ने सस्पेंड कर दिया है, निलंबित कर दिया है। अब इसमें एक सवाल जो आपसे बन सकता है, बिहार में चूँकि महत्वपूर्ण है, बहुत बड़ी सुर्खी है, तो इसमें बन सकता है कि सोन नदी से यह घोटाला हुआ है, बालू घोटाला हुआ है, तो आपसे पूछ सकता है कि बिहार में इन दिनों कौन सी नदी अवैध बालू खनन के मामले में सुर्खियों में रही और जिसके चलते अधिकारियों पे गाज गिरी। तो आपको सोन नदी याद रखना है। इसके अलावे जो एक बड़ी सुखद खबर है कि बच्चों के लिए अगले महीने जो कोरोना का टीका है वह बाजार में आ जाएगा। जायडस कैडिला ने 12 से 18 साल तक के बच्चों पर कोरोना के टीके का प्रायोगिक परीक्षण, जिसको लैब एक्सपेरिमेंट कहते हैं, वह सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। और इसकी जानकारी जो है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया साहब ने प्रधानमंत्री के साथ बैठक में दी है। ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत सुखद खबर है। मैंने कल ही चर्चा की थी, जब कलाम साहब मैं की पुण्यतिथि पर जब मैं श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा था, तो उस समय मैंने कहा था कि कलाम साहब बड़ा चिंतित रहा करते थे कि जो संसद और विधानसभाओं का सत्र है वह हंगामे की भेंट चढ़ जाती है। वैसी स्थिति में बिहार के लिए खबर है कि बिहार में विपक्ष ने कहा है कि वह मानसून सत्र का बहिष्कार करेंगे। उनकी मांग है कि जो 23 मार्च को उनके साथ विधानसभा में विधायकों के साथ मारपीट की घटना हुई थी अधिकारियों के द्वारा, उस पर या तो कार्य मंत्रणा समिति की बैठक कराएं या उस पर कार्रवाई की बात कर रहे हैं। जबकि विधानसभा अध्यक्ष, जबकि जो है संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी का ऐसा कहना है कि यह मामला विधानसभा अध्यक्ष का से जुड़ा हुआ है, इसमें सरकार का कोई पक्ष नहीं, इसलिए इस पर किसी तरह की कोई कार्रवाई संभव सरकार की तरफ से नहीं है। विधानसभा अध्यक्ष जो है इसके लिए आचार समिति को मामले को सौंप दिए हैं और बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई की जहाँ तक बात है, तो उसमें उन अधीनस्थ अधिकारियों पर उनके बड़े स्तर के अधिकारी जो हैं वह जांच की कार्रवाई कर रहे हैं। एक और सुखद खबर है कि जो तीसरी लहर की बात चल रही है कोरोना में, उसमें पूरे राज्य में सरकारी अस्पतालों में 28,594 बेड तैयार कर लिए। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए 28,594 बेडों की तैयारी कर ली गई है। इसमें 1150 जो वेंटिलेटर्स हैं उसको इमरजेंसी केस के लिए सुरक्षित रखा गया है। विपक्ष इस पर भी चाहता कि कोरोना पे चर्चा के लिए जो ऑक्सीजन की कमी से मौत हुई है उसकी चर्चा के लिए कार्यस्थगन प्रस्ताव लाया जाए, लेकिन विधान परिषद के सभापति अवधेश कुमार सिंह जी का मानना है कि इससे बिहार की बदनामी होगी। और उधर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी का कहना है कि किसी भी सूरत में बिहार में ऑक्सीजन की कमी से किसी भी तरह की मौत नहीं हुई है। अब हम अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। भारत के लिए टोक्यो ओलंपिक 2020 में एक अच्छी खबर आ रही है कि बॉक्सिंग के प्री क्वार्टर फाइनल में लॉलिना बोरगोहेन जो बॉक्सिंग में है भारत की तरफ से 59 किलोग्राम वाले वर्ग में प्रतिनिधित्व कर रही हैं, वह प्री क्वार्टर फाइनल अगर जीत जाती है, प्री क्वार्टर फाइनल में इन्होंने क्वालिफाई कर लिया, अगर क्वार्टर फाइनल जीत जाती है तो कोई ना कोई मेडल आएगा। महिलाओं का एक और धमाकेदार प्रदर्शन की उम्मीद है। अब विधानसभा सत्र में विपक्ष के बहिर्गमन के बावजूद 3 विधेयक पास किए गए। यह विधेयक है बिहार पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2021, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक 2021, बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक 2021 और बिहार खेल विश्वविद्यालय भी इसमें शामिल है। बिहार खेल विश्वविद्यालय का हेडक्वार्टर राजगीर होगा और जो नेशनल स्पोर्ट्स एकेडमी है उसमें अभी फिलहाल खोला जाएगा। अब बिहार पंचायती राज संशोधन विधेयक अधिनियम 2021 जो है क्यों आया, इस पे चर्चा हम विस्तृत रूप में अभी तुरंत करने जा रहे हैं। इससे पहले कि कुछ खबरों पे और जो है हम चर्चा कर लेते हैं। बिहार में मिट्टी से बनने वाली जो मूर्तियां हैं, कलात्मक चीज़ें हैं या खेल की सामग्री हैं,
उनके विकास के लिए 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है और वह उस पर रिपोर्ट जो है उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन को सौंपेगी। इसके बाद से सरकार माटी से बनने वाली जो कलाकृतियां हैं, खिलौने हैं या जितने भी तरह के बर्तन हैं, उसमें क्या संभावना है, रोजगार की क्या संभावना, उसके विकास के लिए क्या और कैसे किया जाना है, इस पर सरकार विचार करेगी। विदेश की एक खबर है जो बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। क्यूबा में सरकार विरोधी प्रदर्शन चल रहा है। क्यूबा में आपको पता होगा फिदेल कास्ट्रो की सरकार रही है, बहुत लंबे समय तक रही थी, अब तो कास्ट्रो साहब एक्सपायर कर गए हैं। तो वहाँ पर जो है कम्युनिस्ट सरकार थी और उस स्थिति में अब वहाँ पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। और जो सबसे चौंकाने वाली खबर है कि उस विरोध प्रदर्शन में क्यूबा की आर्मी भी सिविल ड्रेस में शामिल हो रही है। 3 कारण बताए जा रहे हैं विरोध प्रदर्शन के, जो सड़क पे आ गई है जनता उसके पीछे। एक कोरोना में विफलता, स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं, और इस बीच में जब विरोध प्रदर्शन कुछ स्तरों पर शुरू हुआ तो इंटरनेट की कटौती। यही 3 कारण मुख्य रूप से जिम्मेवार माने जा रहे हैं। अब एक खबर और जो आपके हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है कि भारतीय मूल के ब्रिटिश उपन्यासकार संजीव सहोटा को बुकर प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया है। ये फिक्शन वाले सेक्शन में नॉमिनेट किया गया है, यानी काल्पनिक कथाओं के लिए। इनके उपन्यास का नाम है चाइना रूम, तो आपके लिए महत्वपूर्ण है। दूसरी जो बात है कि चीन की यात्रा, जो चीन के राष्ट्रपति हैं शी चिनफिंग, वो अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र के निंगची गांव का दौरा पे आ रहे हैं। यानी अपने क्षेत्र में, चीन के सीमा क्षेत्र में एक निंगची गांव है जो अरुणाचल सीमा से लगा हुआ है। इसलिए भारत सहित तमाम जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के देश हैं इसमें चिंतित हो उठे हैं कि इससे सीमा पर जो है दोनों देशों के बीच, भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ेगा। इसके मद्देनज़र अमेरिकी सांसदों ने बाइडेन से हस्तक्षेप करने की मांग की है। अमेरिका ने अफगानिस्तान के बाद इराक से भी अपने सैन्य मिशन की समाप्ति की घोषणा कर दी है और वहाँ से भी अमेरिकी सैनिक पूरी तरह वापस कर लिए जाएंगे। तो अब हम चर्चा करते हैं, जो हमने कहा कि बिहार पंचायती राज संशोधन विधेयक, बिहार पंचायती राज संशोधन विधेयक जो 2021 लाया गया है, क्यों आखिर जरूरत पड़ी? सबसे पहले हम जाने कि आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी। तो क्यों जरूरत पड़ी, अगर इसको पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 25 जून को पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल समाप्त हो जाए। जो अभी फिलहाल वर्तमान में जो पंचायती राज संस्थाएं हैं, 25 जून को इनका कार्यकाल समाप्त हो गया। अब दूसरा कारण क्या है? कोरोना का महामारी का दौर है। अब कोरोना महामारी में चुनाव कराना संभव नहीं है, तो वैसी स्थिति में पंचायती राज अधिनियम में पूर्व से प्रावधान था कि आपको जैसे ही कार्य अवधि समाप्त हो जाती है तो इस समाप्ति की तिथि को जो है फिर से आपको पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव करा के उसको गठित कर लेना होगा। पंचायती राज संस्थाओं को क्या कर लेना होगा? गठित कर लेना होगा। यानी गठित कैसे होगा? इसके लिए चुनाव कराए जाएंगे और चुनाव करा करके जो पंचायती राज संस्थाएं उनको फिर से गठित कर लेना होगा। लेकिन कोरोना के चलते चुनाव संभव नहीं हो पाया। इस स्थिति में यह संशोधन विधेयक लाना पड़ेगा। अब क्या होगा? चुनाव अभी भी नहीं हुए हैं, तो अब जो है परामर्शदात्री कार्य समितियां जो बनाई गई है विधानसभा के संशोधन के द्वारा, परामर्शदात्री कार्य समितियां, यही पंचायती राज संस्थाओं के कार्यक्रम को देखेगी। जितने तरह के अब जो कार्यक्रम हो रहे हैं पंचायती राज संस्थाओं के जो कार्य हैं उसको देखने के लिए बिहार विधानमंडल ने पंचायत परामर्शदात्री कार्य समितियों का गठन किया है और इसी के माध्यम से पंचायती राज संस्थाएं उनके कामों को देखा जाएगा। अब हम थोड़ा पंचायती राज संस्था के बारे में जान लें। पंचायती राज संस्था की शुरुआत भारत में, जो पंचायती राज संस्था है, संस्था की शुरुआत भारत में कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान के नागौर से हुई थी।
राजस्थान राज्य के नागौर से, नागौर डिस्ट्रिक्ट। उस समय के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे पंडित नेहरू, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था और इसके 9 दिन बाद यानी 11 अक्टूबर को जो है 1959 को आंध्र प्रदेश में सेकेंड राज्य था, यानी फर्स्ट राज्य कौन हुआ पंचायती राज संस्था को अपनाने वाला, राजस्थान हुआ, सेकेंड राज्य आंध्र प्रदेश हुआ जिसने 11 अक्टूबर 1959 को अपनाया, पंचायती राज संस्थाओं को अपनाया। अब इसके लिए जो कमेटी बनी थी वो बलवंत राय मेहता कमेटी बनी थी, बलवंत राय मेहता समिति बनी थी, जो पंचायती राज संस्थाओं की बात, त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं की बात की थी। और यह कमेटी कब बनी थी? यह कमेटी 1957 में बनी थी और इसी के रिकमेंडेशन के आधार पर कुछ राज्यों ने पंचायती राज संस्थाओं को अपनाया था। यह त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्था बनी थी। त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्था की सिफारिश इन्होंने की थी और यह सिफारिशें जो है क्या था? ग्राम पंचायत के स्तर पे, दूसरा पंचायत समितियां, और तीसरा जिला परिषदें। यही त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं की सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति ने की थी। इसके बाद जब 20 साल बाद, इसमें 20 साल अगर आप जोड़ देंगे तो 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी थी, पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार, जनता पार्टी की सरकार बनी थी भारत में, यानी केंद्र में जनता पार्टी की सरकार बनी, तो इसने अशोक मेहता समिति बनाया। अशोक मेहता समिति का गठन हुआ और इस समिति ने 2 स्तर की पंचायती राज संस्थाओं की बात की, 2 स्तर की पंचायती राज संस्थाओं की बात की। अब इसमें आप समझिए कि कौन सा स्तर गायब होगा। इसने कहा कि ग्रामीण स्तर पे, पंचायतों के स्तर पे पंचायती राज संस्थाएं होंगी जिसके प्रधान मुखिया होते हैं, वह तो रहे, लेकिन यह जो पंचायत समिति है इसको हटा दिया जाए और जिला परिषदें कायम रहेंगी, यानी 2 स्तर की पंचायती राज संस्थाएं रहेंगी। अशोक मेहता समिति ने ऐसी सिफारिशें की। जब पंचायती राज संस्थाओं को अमली जामा पहनाने का कार्य किया जा रहा था तो राजीव गांधी के सरकार के काल में 1986 में एल.एम. सिंघवी समिति बनी, एल.एम. सिंघवी कमेटी बनी और इसी के सिफारिशों के आधार पर पंचायती राज संस्थाओं को वैधानिक रूप दिया गया, लीगलाइज किया गया, यानी संवैधानिक स्वरूप दिया गया। कॉन्स्टिट्यूशनल जो बॉडी के रूप में पंचायती राज संस्थाएं बनी वह 1986 में एल.एम. सिंघवी कमेटी के आधार पर बनी और यहीं पे यह जो है संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के रूप में इसे स्थापित किया गया। अब इसी के आधार पर नरसिम्हा राव की जब सरकार बनी, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम था और इसमें पंचायती राज और विधान संशोधन अधिनियम था। उसमें शहरी निकायों में के गठन की जो बात थी वह उसकी चर्चा हुई। उसी के आधार पर जो है पंचायती राज संस्थान, शेष जो है हम अगले वीडियो में इसको करेंगे विस्तृत रूप से।